तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। तो हम इसके बारे में बताएंगे। जो जो हमारे सिलेबस में जो जो टॉपिक है वही टॉपिक लेके आए हैं और पढ़ाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए आगे चलते हैं और प्रैक्टिस हम क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया वीडियो, तो आप लोग जाके देख लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आगे। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? हमारे समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया? तो हमारे वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अगर कभी ऐसे क्वेश्चन कुछ आता है ना, ट्यूशन आता है या फिर कैसे भी तरह का, तो आप ध्यान पे रखना। कहीं आप इसको एंड तक देखिए, स्किप नहीं करिएगा तो कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें रहती हैं तो सामने आ जाती हैं जब क्वेश्चन दिखता है तो। ओके, तो असूत्री विभाजन पाया जाता है। तो इस असूत्री विभाजन ये कहाँ पाया जाता है? हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है ना। ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका ये बहुत अविकसित कोशिका होती है, जिसकी बहुत मंद बुद्धि होती है, मतलब विकसित नहीं होती है। हम लोगों के कंपेयर किया जाए तो इसे बहुत, अगर नॉर्मल आंखों से हम देख ही नहीं सकते इनको, जैसे वायरस, कीटाणु, तरह तरह के, कोरोना वगैरह। तो हमारे असूत्री प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक, तो समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत होशियार स्टूडेंट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के किस अवस्था में बनते हैं? तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, डीएनए हमारा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र के किस अवस्था में बनते हैं? तो हमारे यस अवस्था में बनते हैं। ठीक, और हाँ, अगर आप सोचोगे कि हम एक बुक से सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लें तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि एक बुक्स में है ही नहीं सारे टॉपिक्स। सारे हमने अलग अलग बुक से टॉपिक्स ढूंढ के हमने कलेक्ट किया और एंड तक देखेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सारे 12th की बुक्स से है, बीएससी की कुछ बुक्स से हैं। एक बुक्स तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिलने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। हम सारे टॉपिक ले आए हैं और सारे टॉपिक क्लियर भी करवाएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप वॉच करिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ आएंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो हम क्वेश्चन और आंसर एकदम सॉल्व करेंगे, हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो कैंसर किस कारण से होता है? ये कैंसर किस कारण से होता है? ये जो आजकल नई नई बीमारियां, ये कैंसर तो सबसे अधिक कंप्लेन इसकी आ रही है, हमारे किस कारण से, किस कमी से होता है? तो ये सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर हमारे जो बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, और वो जो ऑर्गन्स हैं काम करना बंद कर देती हैं और उनकी प्रक्रिया बंद हो जाती हैं। मतलब कुछ चीज़ें का इफेक्ट पड़ जाता है, जब वीकनेस हो जाती है, और उसी के कारण ये हमारा कैंसर का कुछ कारण बन जाता है। और ये प्रक्रिया बंद होने के कारण हमारा कैंसर की शिकायतें आने लगती हैं, कंप्लेंट्स आने लगते हैं। तो हमारी सूत्री विभाजन को नियंत्रित करता है, तो और करने वाली उस प्रक्रिया को ये बंद होने पर ही हमें ये बीमारी का जाइगोट किस प्रकार की कोशिका विभाजन करता है? अरे ये तो नहीं पढ़ा गया। शरीर के घाव भरना किस प्रकार की कोशिका विभाजन करना? ये हमारी सूत्री विभाजन का है। ठीक, जाइगोट किस प्रकार की कोशिका विभाजन करता है? ये सूत्री विभाजन। ये जाइगोट होता क्या है क्या? तो जाइगोट एक धागे नुमा संरचना होती है, जो एक पॉइंट होता है, बिंदु होती है, फिर उसे एक धागे नुमा संरचना बनाती है और एक जाइगोट की तरह बन जाता है। मतलब पॉइंट छोटी सी रहती है, फिर वो विकसित होती है अंदर, तो उसे हम सूत्री विभाजन का नाम भी एक दिया गया है, इसे हम सूत्री विभाजन कहा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तुम्हारे फादर था, मूरे ने किया था, बिल्कुल याद होगा। ये तो फार्मर था, मूरे ने किया था। म्यूसियम सेकेंड में किसका पृथक्करण होता है? तो ये हमारे अर्धगुण सूत्रों का है। विनमय क्रॉस ओवर किस अवस्था में होता है? पैचिटीन में होता है। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? हमारे गुणसूत्रों की संख्या जो है वो घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? तो हमारे प्रथम एना फेज में, ये देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है, फिर प्रथम एना फेज गुणसूत्रों की संख्या घटकर कहाँ जाती है अवस्था, मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी बना सकता है। तो बिल्कुल, तो चलिए हम अब ये बताते हैं यहाँ पे कि हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो ठीक, ध्यान से देखिएगा, हमें कौन कौन सा टॉपिक इसमें क्लियर करना है। पहला तो हम प्रोकैरियोटिक, पहला हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक, जंतु कोशिका, फिर जंतु कोशिका की सूक्ष्म संरचना, फिर कोशिकांगाओं के कार्य। ठीक, फिर उसके बाद हमको पढ़ना है जीन की संरचना, अनुवांशिक कूट, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। हमको इतना टॉपिक पढ़ना है और क्लियर करना है, क्लियर करवाना है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम पढ़ते हैं। तो क्योंकि कहीं से भी किसी तरह का भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए तो आप लोगों से बिल्कुल बिल्कुल स्किप नहीं करना, ध्यान से पढ़ना इसको। चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो हमारा पहला है टॉपिक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में। तो चलिए पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, तो सॉरी इसमें मैं उल्टा लिख दी हूँ, ये प्रोकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा, तो यहाँ आगे मैं यूकैरियोटिक लिख दी हूँ, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक है, इनका पावर बहुत कम होता है, इनका पावर जो है बहुत कम होता है। ये बहुत ज़्यादा अविकसित होती हैं, ये अविकसित कोशिका होती हैं। ये बीमारी, तरह तरह की बीमारियाँ फैलाने वाले वायरस होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं इन्हें। इसमें मतलब कहने का मतलब कि हम नॉर्मल आंखों से इनको हम नहीं देख सकते। इसमें तरह तरह के जीवाणु, कीटाणु, वायरस पाए जाते हैं, जैसे कोरोना वगैरह आदि फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं। ये बहुत अविकसित होती हैं, छोटे छोटे इसमें वायरस पाए जाते हैं, लेकिन नॉर्मल आंखों से इसको हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं इसको। और ये प्रोकैरियोटिक है, जो कि ये यूकैरियोटिक है, सॉरी ये प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि यूकैरियोटिक जो है ये लोगों को दिखाई देता है, विकसित ये प्राणी कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, गाय, बकरी, जंतु, हम ये सब
यूकैरियोटिक कोशिका होती पाई जाती हैं। तो यहाँ पे चलिए आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। इसमें हम लोग हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमारी ये यूकैरियोटिक कोशिका, ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो चलिए हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती हैं, हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक। तो हमारी ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं कहलाती हैं जिनमें केंद्रक कला न्यूक्लियर मेंबर्स, केंद्रक न्यूक्लियस तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। सुविकसित, इनमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। रचना के आधार पर ये कोशिकाएं आधे प्रिमिटिव होती हैं कि केंद्रक कला न्यूक्लियर होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, सेरेब्रल प्लाज्मा, नेमोसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियोड, ये स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे। ये हमारे कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से छोटे छोटे कण में बिखरे रहते हैं यहाँ पे। अर्थात केंद्रक पदार्थ जैसे प्रोटीन, हमारे केंद्रक पदार्थ डीएनए, आरएनए, कोशिका द्रव्य सीधे संपर्क में रहते हैं। ये हमारे कहीं ना कहीं सीधे अट्रैक्ट करते हैं, संपर्क में रहते हैं। इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल हैं ये हमारे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, फेजेस। ये छोटे छोटे कण जो कि नॉर्मल आंखों से हमने बताया वहाँ पे कि देख नहीं सकते हैं, ये स्वतंत्र रूप होते हैं। ये छोटे छोटे कण में, ये कोशिका द्रव्य में, हमारे न्यूक्लियस में बिखरे हुए रहते हैं। तो हम इसको आगे चलते हैं लेके। फिब्रोरिकेट्सिया का हरे नीले शैवालों द्वारा कोशिकाएं होती हैं। और हम अब आ गए यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन सा फंक्शन पाया जाता है, क्या होता है। तो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जो विकसित होती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, बकरी आदि, हम सब लोग हैं ना, विकसित होती हैं, दिखाई देते हैं। हमारे जो बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं तो उसको हम केंद्रक कला केंद्र तथा पूर्ण विकसित कोशिकाएं पाए जाते हैं, विकसित होती हैं हम लोग। मतलब इसमें 80-70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसमें प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक पदार्थ, हमारा केंद्रक पदार्थ प्रोटीन्स, डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। अब डीएनए आरएनए तो आप लोग समझते होंगे ना, तो चलो इतना भी डीप नहीं बताने का, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट बहुत होशियार हैं, सब समझदार हैं, सब समझ जाते हैं, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग एक बार देखते जाइए, क्योंकि सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूँ, सारे टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ाऊँगी। तो बालिका के अंदर द्रव्य के संपर्क रहते हैं, इनके गुणसूत्रों की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। सॉरी इसके लिए थोड़ा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण है हमारे इस शैवाल, हरे नीले शैवाल के अतिरिक्त तथा विकसित कोशिकाएं, जंतु, वनस्पति। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए हम आगे चलते हैं, हमको और टॉपिक पढ़ाना है। कोशिका की संरचना। हम कोशिका की संरचना बताते हैं, कैसे क्या अभाव होता है, कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, कहाँ कहाँ पे ये इनका कार्य होता है और कहाँ पे ये काम करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। हमारी कोशिका की संरचना, जो संरचना धागेनुमा संरचना होती है, हमारी बॉडी के फंक्शन जो होती हैं, अनेक संरचनाओं से घिरी हुई बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम कोशिकांग के नाम दिया जाता है। कोशिका, प्लांट सेल, निम्नलिखित 3 मुख्य भागों में इसको, हमारी ये मुख्य 3 भागों में पार्ट में बांट दिया जाता है। पहले नंबर पे है हमारा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। दूसरे नंबर पे है कोशिका
कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति हमारी सेल्स केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है, अधिग्रहण ग्रसित अभाव होता है। ये सबसे बाहर की परत होती है, मतलब एक बाहर की जो लेयर होती है, परत होती है, जो जीव जबकि अस्रवित पदार्थ होता है, कैट्रिया प्रोडक्ट्स द्वारा इसका निर्माण होता है। ये मोटी मजबूत छिद्रयुक्त निर्जीव होती है। ये हमारी जो लेयर होती है का निर्माण जो होती है मोटी होती है, मजबूत होती है, छिद्रयुक्त निर्जीव होती है। कोशिका विभाजन अत्यवस्था अंतःपद्रव्य जालिका की छोटी आकृति होती है, छोटी नालिकाओं द्वारा बनी होती है। प्राथमिकता हम इसको प्राथमिकता क्यों देती है? ये हमारी प्राथमिकता कोशिका भित्ति होती है, द्वितीय कोश भित्ति होती है, तृतीय कोश भित्ति होती है। तो हमारी मध्य पटल में होता है कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति, सबसे बाहरी परत भित्ति। साइंस की भाषा में इसको भित्ति पादप, तो ये साइंस की भाषा तो पढ़ना पड़ेगा, बोले ज़्यादा प्योर हिंदी डीप दिया है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं तथा यह सभी भित्तियों से पहले स्त्रक फलस्वरूप बनाती हैं। तो इसके ये मुख्य गुण है, ठीक। तो हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अगर कोई पूछ लेता है कि कोशिका सिद्धांत की मुख्य गुण क्या है, इसके कार्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, तो बिल्कुल नहीं परेशान होने का, आप एक बार पढ़ लो कोशिका सिद्धांत, या पूछ लिया उसके कार्य, उसके सिद्धांत, उसकी संरचना, कोशिका सिद्धांत कुछ भी, तो क्वेश्चन बना के, तो आप बिल्कुल नहीं परेशान होना। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ये तो सबको पता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हमारी मूलभूत इकाई एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये तो बिल्कुल राइट है। प्रत्येक जीव का बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सब कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप जो निर्माण होता है। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं, वो सभी बॉडी के अंदर वो अपना अपना कार्य करती हैं। अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देता है, तो इंसान को कुछ ना कुछ बीमारियां हो जाती है, या फिर अचानक से, तो वो अपने कार्य में निर्माण करती रहती हैं, अपने कार्य में अपना बॉडी फंक्शन। कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्र मुख्य कार्यकर्ता कहते हैं। अब परिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? हमारे यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाता है। ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न इसके पीछे, ये हमारा मध्य पटल मिडिल लैमेला के घुलने के कारण होता है, ठीक। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा पदार्थ शामिल होता है? कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा पदार्थ हमारा एनर्जी शामिल होता है? सेल्यूलोज, पैक्टीन, लैग्निन, हेमिसेल्यूलोज, काइटिन एवं क्योटिन। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आगमन किसके माध्यम से होता है? जीव द्रव्य तंतु के। प्लाज्मा और स्मेटा पाए जाते हैं कोशिका भित्ति में। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की, बिल्कुल पता होगा सबको। मध्य पटल की रचना किसके द्वारा होता है? ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव कोशिकाओं की भित्तियां पर पीठ छोटे छोटे गोल होते हैं। इनमें से जीव संलग्न कोशिकाओं से जीव द्रव्य तंतु कहते हैं। इनके द्वारा निकटवर्ती कोशिकाओं का परस्पर होता है।
ये हमारा क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र एक माइटोकांड्रिया की मैट्रिक्स पूर्ण होता है। हमारी माइटोकांड्रिया में मैट्रिक्स के पूर्ण होता है। यहाँ परचक्र के सभी विकार घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। इसके पाइरूवेट अणु का ऑक्सीकरण तय ऑक्सीजन माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था? हमारे कोलिकान ने किया था। ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकांड्रिया संपन्न होती है हमारे मैट्रिक्स में। माइटोकांड्रिया के किस भाग संपन्न होती है? ऑक्सीसोम F1 के कण में होती है। ऊर्जा के साथ साथ पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण फलस्वरूप ऑक्सीजन पानी में होता है। कोशिका किन कोशिकाओं में डीएनए पाए जाते हैं? माइटोकांड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में। कोशिका का कंकाल तंत्र उपमा किसे प्राप्त होता है? अंतःपद्रव्ययी जालिका। किस कोशिकांग को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? माइटोकांड्रिया को गाल्जी काय। कोशिकांग सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? गाल्जी काय है हमारा। ट्रॉफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की थी? गाल्जी काय को। ऑक्सीसोम कण कहाँ पाया जाता है? माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है नीले हरे शैवाल में। उपचायी पदार्थ होते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हमारे कोशिका सेल तथा उसके भाग उसके पार्ट हैं। तो देख लो एक बार। कोशिका सेल, कोशिका वृत्त, प्रोटोप्लाज्मा, वैक्यूल सेल्स, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, केंद्रक कला। सजीव तथा उपचार की सक्रिय कोशिकांग। अंतःपद्रव्ययी जालिका। अंतःपद्रव्ययी जालिका की खोज R.A. पोर्टर ने 1945 में की थी। यह केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली रहती है। ये हमारे केंद्रक कला से लेके कोशिका कला तक ये फैली रहती है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा कोशिकाओं को छोड़कर सामान्यतः सभी सुकेंद्र की कोशिकाओं में पाई जाती है। जीवाणु एवं नीले हरे शैवालों में इनका भाव होता है। लाइपोप्रोटीन्स की दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती है। आकृति के आधार पर 3 प्रकार के होता है। सिस्टर्नी, थैलियाँ, नालिकाएं। नालिकाएं छोटी, सपाट, संखवित एवं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इनका कार्य कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित होता है। ये अपने अंदर के जो कार्य करती हैं, ये कोशिका तथा केंद्रक के बीच में एक लाइन्स की तरह एक ऐड रहती हैं और एक दूसरे के लाइन्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो राइबोसोम की उपस्थिति क्या करता है? पद्रव्ययी जालिका की 2 प्रकार की होती हैं। सपाट पद्रव्ययी जालिका जिनकी बाहरी कला सपाट या चिकनी होती है, अर्थात इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। ये अर्थात इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। इनकी बाहरी कला सपाट या चिकनी होती हैं। सपाट अंतःपद्रव्ययी जालिका जो राइबोसोम इसमें नहीं पाए जाते हैं, सपाट एवं चिकनी होती हैं, बहुत स्मूथ होती हैं। ये इस प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती हैं। कणिक में अंतःपद्रव्ययी इनकी बाहरी सतह खुरदुरी होती है, अर्थात इनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। कोशिका वृद्धि कोशिका विभाजन या केंद्रक अपकरण के नाम कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण राइबोसोम हमारा
राइबोसोम सर्वप्रथम पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। डमरू की आकृति लगभग गोलाकार संरचना होती है। व्यास वाले सघन सूक्ष्म कण होते हैं। राइबोन्यूक्लिक आरएनए प्रोटीन बनते हैं। आरएनए प्रोटीन की कण होते हैं। ये अंतःपद्रव्य जालिका से जुड़े रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक केंद्र में पाए जाते हैं। आकार व अपसारण गुणांक के आधार पर राइबोसोम निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। ये हमारे राइबोसोम 80% ये आकार में कुछ बड़े होते हैं। आकार हाँ जीवाणु किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन की नालिका रूपांतरण में कौन सा आयंस पाए जाते हैं? मैग्नीशियम। माइक्रोसोम किसे कहते हैं? क्वेश्चन बन सकता। कोशिका का वह भाग, हमारी कोशिका बॉडी पार्ट का वह भाग जिसमें कुछ कलाएं विशेष रूप से एंडोप्लाज्मिक जालिका में टूटे भाग और राइबोसोम में होते हैं, यह माइक्रोसोम कहलाता है। मिलकर एक रचना है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण सहायता करता है। तरक का है सेंट्रोसोम। यह एक गोलाकार रचना होती है जो केंद्रक से बाहरी लगभग मध्य से रहते हुए मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं तक कुछ पादप कोशिकाओं जैसे शैवाल तथा कवक, फंगस, फंगी या प्राय स्पेंडल आकार कणों में बना होता है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल के चारों ओर सेंट्रियोल का महत्वपूर्ण कोशिका विभाजन रहता है। समय लाइसोसोम। हमारे लाइसोसोम खोज डीबू ने सन 1974 में इसका खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यदि अधिकतर जंतु कोशिकाओं के मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाएं जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क आदि। कोशिका विभाजन में कौन सा कोशिका स्पिंडल का निर्माण करता है? सेंट्रोसोम। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं लाइसोसोम के कारण। कौन सा कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? लाइसोसोम। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कोशिकांग जो हमारी कोशिका होती है जो नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है, हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? लाइसोसोम मुख्यतः किस प्रकार की कोशिकाओं में, हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो हमारी एंजाइम अभिक्रिया करने वाली जंतु कोशिकाओं में। कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली संग अभिवाहित किया जाता है, लाइसोसोम कहते हैं। प्राथमिक लाइसोसोम होता है, द्वितीयक लाइसोसोम होता है